नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है शाल। शाल इस चैप्टर के जो लेखक हैं हम पहले उनका परिचय देखेंगे और उसके बाद हम लेसन को पढ़ना शुरू करेंगे। शाल इस चैप्टर के लेखक का नाम रागा जाधव है, जिनका जन्म 1932 में हुआ तथा 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। वे कवि, समीक्षक तथा ललित लेखक थे। समीक्षा का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो लेखों, साहित्यों पर अपना ओपिनियन देता है, अपना व्यू देता है और उस ओपिनियन या व्यू को वो लिखता है। मतलब वो अलग अलग लेखों एवं साहित्यों की आलोचना करता है तथा उसे अच्छी तरीके से समझकर उस पर अपने मतों को लिखता है। रागा जाधव जी को साहित्य का बहुत ही ज्ञान था और उनकी जो समीक्षा करने वाली प्रवृत्ति थी उनके साहित्य के ज्ञान तथा बहुमुखी आलोचना के कारण ही विकसित हुई थी। बहुमुखी या बहुआयामी का सिंपल सा मतलब होता है कि बहुत सारे विषयों पर अपने मतों को लिखना। रागा जाधव जी अलग अलग कहानी, कविता या उपन्यास के सभी छोटे बड़े पहलुओं पर अपना अनुभव लिखते थे, हर पहलू पर अपनी आलोचना करते थे। उनकी समीक्षा एक व्यापक साहित्य दृष्टिकोण और चिंतनशीलता की विशेषता थी। मतलब साहित्य को देखने, सोचने समझने और उस पर विचार करने का जो ढंग था वो बहुत ही अच्छा था तथा चिंतनशीलता मतलब किसी भी विषय को गंभीरता से और गहराई से सोचने का उनका जो भाव था वो बहुत ही व्यापक था। उनके पास आलोचनात्मक लेखन की 30 से भी अधिक पुस्तकें हैं। अर्थात उनके पास जो भी अलग अलग साहित्य पर उन्होंने आलोचना की थी, ऐसी 30 से भी अधिक बुक उनके पास है। उनमें से कुछ बुकों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रीची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटकं, ये सभी उनकी समीक्षात्मक पुस्तकें हैं। इसके अलावा वियोग ब्रह्म और मावळतीच्या कविता ये उनका कविता संग्रह है और ये सभी पुस्तकें उनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। 1970 से 1990 तक वे विश्वकोश के संपादन में भी शामिल थे। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं इसमें लेखक की यादें व्यक्त की गई है। यह यादें शाल से रिलेटेड है और शाल प्रतीकात्मक है। इस बात को हम इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी अतिथि आए रहते हैं, जो भी अध्यक्ष आए रहते हैं, उन्हें शाल और श्रीफल मतलब जो नारियल होता है वो देकर वहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। शालीनता का संदर्भ आत्मनिरीक्षण है। पाठ में उदारता का उदाहरण मनुष्य की संवेदनशीलता को बनाए रखता है। वस्तुओं के संदर्भ में यादों का मूल्य महत्वपूर्ण है। किसी भी निर्जीव वस्तु का संदर्भ मानवीय भावनाओं को द्रवित रखता है। जो भी वस्तु की स्मृति या किसी अवसर पर दिया जाता है उसका मानवीय संदर्भ सर्वव्यापक होता है। मतलब देखो, हमें कोई भी चीज़ अगर कभी भी किसी भी अवसर पर गिफ्ट के तौर पर मिलती है या फिर हम किसी कार्यक्रम में गए हैं या फिर कोई ख़ास दिन है और उस दिन हमें कोई चीज़ दी जाती है तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस पार्ट में हमें इससे रिलेटेड ऐसी ही कुछ कहानी या फिर जो लेखक से रिलेटेड यादें हैं वो पढ़ने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी पाठ की ओर और देखते हैं कि लेखक ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जाहीर की है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेतात होतो तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? मी एका पायावर हो म्हटले. पुल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसामध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही.
लेखक कह रहे हैं कि एक बार वो पुल देशपांडे, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे है, जो मराठी के बहुत बड़े लेखक हैं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान, महाराष्ट्र भूषण, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण ऐसे अनेकों पुरस्कार दिए गए हैं। लेखक किसी काम से उनके घर पर गए हुए थे। जब उनका काम खत्म हो गया तो बस वो निकलने ही वाले थे, तभी पुल देशपांडे उनकी वाइफ सुनीता बाई ने उनको रोका और उनसे पूछा, अगर मैं तुम्हें शाल दूँ तो तुम्हें चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटलो। मतलब जो लेखक है उन्होंने एका पायावर हो म्हटले मतलब तुरंत ही हामी भरती। मतलब इतने बड़े जो लोग हैं वो उनको अगर शाल दे रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही गौरव की बात थी और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दिया। और उन्होंने वो शाल लेकर कमरे में गए और वहाँ पर एक उनका सूटकेस रखा हुआ था। उस सूटकेस में उन्होंने उस शाल को रख दिया और लेकिन उन्होंने उस शाल का यूज़ कभी भी नहीं किया। पुढे वाईला विश्वकोशाच्या अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एक टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडीत रडत होते, पण आई तिकडे बघतही नव्हती। आगे लेखक कहते हैं कि लेखक वाई नाम की एक जगह पर गए थे जहाँ पर उन्हें विश्वकोश के अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था। विश्वकोश को इंग्लिश में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं और यह एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पर दुनिया भर के जो भी तथ्यपूर्ण ज्ञान होते हैं, मतलब प्रूफ किए हुए जो ज्ञान है, जो हमें पता है कि वो सही है, ऐसे ज्ञान वहाँ पर वर्ण क्रमानुसार दिए रहते हैं। जब वो वाई पहुँचते हैं तो वाई पहुँचने के बाद लेखक को एक स्कूल में रहने के लिए कमरा दिया जाता है और जो कि नदी के किनारे था। वो जो स्कूल था वो नदी के किनारे था और जिस कमरे में लेखक को रहने के लिए कहा गया था, उस कमरे के जो दक्षिण की ओर की खिड़की थी, उस खिड़की से जो कृष्णा नदी है वो प्रवाहित होते हुए दिखाई देती थी और जो कृष्णा नदी है उसका जो प्रवाह था वो चिंचोड़िया मतलब कि धीरे धीरे पतले होते जाना, इस प्रकार से था। मतलब नदी जिस ओर से बहकर आ रही होगी उस ओर उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा रही होगी और जिस तरफ वो बहकर जा रही है उस तरफ उसकी चौड़ाई धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। लेखक कहते हैं कि जिस समय वे वाई गए थे उस समय ठंडी का सीज़न था और उन्होंने देखा तो एक औरत उनके कमरे के खिड़की के नीचे लगा हुआ जो नदी का किनारा था वहाँ पर उसके छोटे से तट पर वो औरत अपने छोटे से बच्चे को एक टोकरी में रखकर मछली पकड़ने का काम कर रही थी। अब वो जो औरत है वो मछली पकड़ने जब गई थी तो उसका बच्चा जिस टोकरी में रखा हुआ था वो उसमें ठंड के मारे काँप रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और ठंडी के मारे थरथराकर वो काँपता हुआ बच्चा रो रहा था, लेकिन उसकी माँ उसके तरफ देख तक नहीं रही थी। इस कंडीशन को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि शायद वो औरत बहुत ही गरीब थी और अपने बच्चे को ठंड में काँपता हुआ रोता हुआ छोड़कर वो 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करने में लगी हुई है। आगे, मला मात्र राहवले नाही। मी सुटकेसामधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयाचा नोट काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बॅस। या घटनेची ऊब पुलकित शाळेच्या उभेपेक्षा अधिक होती। मतलब जब उन्होंने उस बच्चे को काँपता हुआ देखा ठंड में तो उनसे रहा नहीं गया और लेखक ने तुरंत अपने सूटकेस में से जो पुलकित शाल थी, पुलकित शाल यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो शाल उन्हें
लेखक द्वारा दिया गया था, पूल देशपांडे और उनकी वाइफ द्वारा दिया गया था, जो कि उनके लिए बहुत ही गौरव की बात थी, बहुत ही सम्मान की बात थी। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमें अगर किसी भी स्पेशल ओकेशन पर स्कूल में या फिर हमारे बर्थडे पे या फिर और भी टाइम अगर कोई प्राइज़ मिलता है, कोई भी गिफ्ट मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और वो चीज़ें हम कभी भी किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो सेम उसी प्रकार से वो जो शाल था, उस शाल का सम्मान मतलब बहुत ज़्यादा था, वो लेखक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन उन्होंने उस शाल को निकाला और उनके पास जो भी 5-50 रुपए की जो भी नोट थी, उस नोट को भी निकाल कर उन्होंने उस औरत को आवाज़ लगाई और उसको बुलाकर खिड़की से उन्होंने वो सारी चीज़ें मतलब शॉल और पैसे वो उन्होंने उनको दे दिए। और वो देने के बाद उन्होंने उस औरत को कहा कि सबसे पहले तुम क्या करो, इस बच्चे को इस शॉल में लपेट दो ताकि वो ठंडी से बच सके, और उसके बाद अगर तुम्हें मछली पकड़ने के लिए बैठना है तो तुम मछली पकड़ने बैठो या फिर मछली पकड़ने का काम करो। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, या घटनेची ऊब पुलकित शाळेच्या उभेपेक्षा अधिक होती। लेखक के कहने का मतलब ये है कि जो शाल उन्हें इतने महान लेखक द्वारा दिया गया है, तो वो उनके लिए बहुत ही मायने था। और वो शाल जब उन्होंने उस बच्चे को दे दिया तो थोड़ी सी बेचैनी, मतलब जब हमारी कोई भी फेवरेट चीज़ हमसे दूर हो जाती है या हमसे खो जाती है तो हमें बुरा लगता है। तो सेम उसी प्रकार से वो शॉल जाने का थोड़ा दुख, थोड़ी बेचैनी लेखक को थी। लेकिन उससे ज़्यादा बेचैनी की बात तब होती जब वो उस शॉल को उस बच्चे को नहीं देते और वो बच्चा वैसे ही ठंड में कांपता रहता। यहाँ पे कहने का मतलब ये बताया गया है कि कभी भी ना इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की नहीं होती है, बल्कि वक्त की होती है, हालात की होती है। अब देखो वो जो शॉल है, वो शॉल अगर जो लेखक है वो अपने पास रखे रहते, उनका यूज़ तो वो कर नहीं रहे थे, लेकिन उस बच्चे को उस शॉल की ज़रूरत थी। तो जो शॉल जब लेखक के पास था तब उसका सम्मान तो था ही, उसका इम्पोर्टेंस तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा उस शॉल का इम्पोर्टेंस तब बढ़ गया जब लेखक ने उसे उस ज़रूरतमंद बच्चे को दे दिया। आगे, कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत, पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। परिणामतः त्यांचा कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि कवि एक और शाल से रिलेटेड अपनी याद बता रहे हैं, जो कि नारायण सुर्वे ये जो कवि हैं उनसे रिलेटेड है। तो नारायण सुर्वे ये जो थे वो बहुत सारी सभा सम्मेलन हमेशा करते रहते थे, और आगे चलकर उन्हें साहित्य सम्मेलन जो है वहाँ पर उनको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि अब दिन रात उनके जो कार्यक्रम है वो हमेशा चालू ही रहते थे, हमेशा वहाँ पर भर्ती चालू ही रहती थी, और जिसकी वजह से हर एक कार्यक्रम में उनको शाल और श्रीफल यानी नारियल हमेशा मिलते ही रहता था। और इतना सारा शाल और श्रीफल पाने की वजह से वो एक बार लेखक यानी रागा जाधव जी को कहते हैं कि या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। कवि नारायण सुर्वे के कहने का मतलब है कि इतने सारे साल पा पाकर अब वो एक सभ्य व्यक्ति बनने लगे हैं, वो सज्जन व्यक्ति बनने लगे हैं। त्यांचा बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। शाल व शालीनता याचा संबंध काय? खरे तर खुरखुरी शालीनता शाली विनात सोपते। सुर्वे मुळातच शालीन, शालीच्या वरसावखाली त्यांची शालीनता कधीच हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही। अब कवि नारायण सुर्वे जो हैं उनके भाषण में खोज यानी व्यंग आसानी से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। वो सिर्फ लेखक को समझ में आया ऐसा नहीं है, उनके बोलने के तरीके में कोई भी व्यक्ति आसानी से वो व्यंग कस रहे हैं किसी के ऊपर ये देख सकता है। अब आगे बोला गया है कि शाल और शालीनता ये दोनों में क्या लेना देना है। तो अगर सच्ची बात बोली जाए
तो जो सही शालीनता होती है, जो सच्ची शालीनता होती है, वो बिना शाल के भी शोभा देती है, सम्मान देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर सचमुच कोई व्यक्ति सभ्य है तो उसको शाल देना ही चाहिए या फिर उसे शाल मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि जिस व्यक्ति को शाल मिल रहा है वह सचमुच सभ्य है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जो कवि नारायण सुर्वे थे वो सचमुच एक शालीन व्यक्ति थे, जिसकी वजह से जो शाल का बारिश है वो उनके ऊपर कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हमेशा उनके ऊपर शाल की बारिश होती रही, और जिसके वजह से उनकी जो शालीनता है, उनकी जो सभ्यता है, वो कभी भी कहीं गुम नहीं गई, कभी भी कहीं खो नहीं गई और ना ही कभी कम हुई। आगे, मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण सैकड़ो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईल। यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। आगे लेखक रागा जाधव जी कवि से कहते हैं कि अगर सचमुच शाल से शालीनता आती है, किसी को अगर हम शाल देते हैं और उससे वो व्यक्ति शालीन हो जाता है, सभ्य हो जाता है, तो मैं भले ही कर्ज में डूब जाऊंगा, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं भीख भी मांगूंगा, लेकिन सैकड़ों शाल खरीदूंगा और उन्हें एक बार में ही सबको लाकर दे दूंगा। तुरंत के तुरंत वो जो शाल है, सैकड़ों शाल, वो हर एक व्यक्ति को मैं बांट दूंगा। लेखक की ये बात सुनकर जो शालीन कवि मतलब नारायण सुर्वे जो हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। शालीमुळे शालीनता येत की जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमवून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। मतलब यहाँ पर जो लेखक है रागा जाधव जी, उनके कहने का मतलब ये है कि पहले तो उनके मन में एक सवाल है कि जो शाल दिया जाता है सम्मान के तौर पे, लेकिन वो शाल देने से कोई व्यक्ति सचमुच सभ्य होता है क्या, उसमें शालीनता होती है क्या, या फिर शालीनता आती है कि जाती है, ये सवाल उनके मन में घूम रहा है। और अगर लेखक से इसका जवाब पूछा जाए तो लेखक का जवाब है जाते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हम शाल देते हैं तो वो सम्मान की बात भले है, लेकिन सचमुच वो व्यक्ति मतलब उसके लायक है, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि उनका जो उत्तर रहेगा, तो उनके कहने का मतलब है कि अगर हम किसी को शाल देते हैं तो उससे उनकी जो शालीनता है वो चली जाती है। ऐसा लेखक का कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि देखो, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं तो वह व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, घमंडी हो सकता है, और एक्चुअल में वो सभ्य है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो दुनिया के सामने अपने आप को बहुत ही अच्छा या फिर सभ्य व्यक्ति दिखाता है, लेकिन वो है कि नहीं वो किसी को पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लेखक का मानना ये है कि जो शाल है उससे लोगों की सभ्यता जाती है, ना कि आती है। और इसी के कारण मतलब इस सम्मान के चक्कर में ही हम क्या कर रहे हैं, हम जो अच्छी सभ्य दुनिया है उसको हम खोने के खतरे में आ चुके हैं, ऐसा लेखक का कहना है। आगे वो एक और स्टोरी बता रहे हैं। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाच्या बिनविरोध अध्यक्ष झालो। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला। एवढ्या शाली जमत केल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। मग मी सगळ्या शाळींचे गोंधोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापराचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। बिचारा अतिप्रामाणिक, त्यांचाही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। लेखक बता रहे हैं कि सन 2004 में उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन, ये जो संस्था है, बिना किसी विरोध के वहाँ का उनको अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष बनने के बाद उन 1-2 सालों में लेखक के ऊपर भी शॉलों की बारिश होने लगी, और उनके ऊपर इतनी शॉलों की बारिश हुई कि उनके पास बहुत सारे शॉल जमा हो गए, और उस शॉल को
8 बाय 6 के रूम में रखना संभव नहीं था, और जिसकी वजह से उन्होंने वो सारे शॉल को इकट्ठा किया, उसका एक गट्ठा बनाया और उस गट्ठे को उनके जो करीबी दोस्त थे उनके पास रखने के लिए दे दिया। और उन्होंने उनको उस शॉल का बिना किसी रोक टोक के हर एक शॉल का उपयोग करने का, चाहे जैसे इस्तेमाल करने का अधिकार भी दे दिया। लेकिन उनका जो दोस्त था वो बहुत ही प्रामाणिक था, बहुत ही सभ्य था, और जिसकी वजह से उसने अपने छोटे से कमरे में उस शॉल को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा। और उसके बाद धीरे धीरे लेखक ने उन सभी शॉलों को, जो भी गरीब श्रमिक थे जिनको उन शॉल की ज़रूरत थी, उनको उन्होंने बांट दिया। आगे, याच सुमिरास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरकुट टाकून वा पांघरून बसल्याचे मी पाहिले. लेखक कह रहे हैं कि इसी समय के दौरान मैं लगभग हर शाम शनिवार पेठ में ओमकारेश्वर मंदिर के पुल पर जाता था। मतलब वो हर रोज़ शाम को ओमकारेश्वर मंदिर के पास जो पुल था वहाँ पर जाते थे, और वहाँ पर एक कट्ट्यावर एक मतलब बैठने की जो जगह है, वहाँ पर बैठना उनको बहुत पसंद था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब ठंडी का ही समय था, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस पुल के पास जहाँ पर बैठने की जगह थी उससे लगकर एक अशक्त भिक्षेकरी, मतलब एक बूढ़ा जो भिखारी था, वो भिखारी वहाँ पर चिरकुट, मतलब जो फटा हुआ पुराना कपड़ा होता है, ऐसा पुराना कपड़ा नीचे फैलाकर वो उसके ऊपर ठंडी के मारे कांपता हुआ बैठा हुआ था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला 2 शाली दिल्या. त्याने थरथरात्या हातांनी मला नमस्कार केले. मतलब लेखक दूसरे दिन जब वापस ओंकारेश्वर मंदिर के कट्टे पर जा रहे थे, तो वो जाते हुए अपने साथ 2 शाल लेके गए, और उन्होंने वहाँ पर जाके देखा तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो वहाँ पर अभी भी था, और उन्होंने वो जो दोनों शाल लेके गए थे वो दोनों शाल उस व्यक्ति को उन्होंने दे दिया। तब उस बूढ़े कांपते हुए व्यक्ति ने अपने कांपते हुए हाथों से लेखक को धन्यवाद किया. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. ते नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. तो जैसे कि रोज़ की तरह वो ओंकारेश्वर मंदिर जाते थे, लेकिन किसी काम की वजह से 4-5 दिन जो लेखक है वो वहाँ पर जा नहीं पाए, उनको टाइम नहीं मिला. तो उसके बाद जब वो उनका काम ख़त्म हो गया और जब वो अपना काम ख़त्म कर कर वापस आए, तो वो रोज़ की तरह वापस उस कट्टे पर जाने लगे. और अचानक से वो जो बूढ़ा भिखारी था उसकी याद लेखक को आ गई. तो लेखक ने मतलब उसे देखा, जहाँ पर वो व्यक्ति रोज़ बैठा रहता था आज वो उन्हें वहाँ पर दिखाई नहीं दिया. तब उनको ऐसा लगा कि मुझे इस पुल पर चक्कर मार के देखना चाहिए कि वो भिखारी है कहाँ, जिसकी वजह से वो मतलब खड़े हुए और पुल पर चलना उन्होंने शुरू किया. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, 30 चिरकुट अंगाखालीवर अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाणे जीने. मतलब जब लेखक पुल के ऊपर चल रहे थे तब उन्होंने बीचों बीच देखा तो उनको वही भिखारी दिखाई दिया जिसे वो ढूंढने के लिए निकले हुए थे. लेकिन उन्होंने जब उसको देखा तो वो फटाक से उसके पास गए, और जब वो उनके पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि जैसा उन्होंने पहली बार उस भिखारी को देखा था कि वो फटे हुए कपड़े पे बैठा हुआ था, फटा कपड़ा पहना हुआ था, उसका शरीर काँप रहा था, तो आज भी वो भिखारी सेम उसी प्रकार से उनको काँपता हुआ फटे हुए कपड़े में फटे कपड़े पर बैठा हुआ दिखाई दिया. मी म्हटले
बाबा, तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली। मतलब जो लेखक है उन्होंने उस भिखारी को देखकर पूछा कि बाबा, तुम मुझे पहचान रहे हो क्या? तो उस भिखारी व्यक्ति ने ना कहते हुए अपनी गर्दन हिला दी। मग मीच म्हटले, बाबा, 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? तो लेखक ने उनको पूछा कि मतलब 5-6 दिन पहले मैंने तुम्हें 2 शाल दी हुई थी, तुम्हें याद है क्या? यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणस, तू लय मोठा। मतलब जब लेखक ने उस भिखारी को पूछा कि मैंने तुम्हें 2 शाल दी थी, तुम्हें याद है क्या? तब उसे याद आया कि हाँ, कोई तो एक व्यक्ति था जिसने उसको शाल दी हुई थी और अब वो उनके सामने था। इसीलिए वो भिखारी व्यक्ति ने हाथ जोड़कर लेखक को कहा कि हे भल्या माणस, मतलब तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, तुम बहुत ही बड़े व्यक्ति हो कि तुमने मुझे शाल दी। पण बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? लेकिन मुझ जैसे भिखारी को जो शाल है वो कहाँ शोभा देती है, और इसीलिए त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाईट आहे। यहाँ वो बूढ़ा भिखारी ये कहना चाहता है कि उसके लिए शाल ओढ़कर ठंडी से बचने से ज़्यादा ज़रूरी पेट में लगी हुई भूख को कम करना है। शाल ओढ़कर उसकी शोभा तो बढ़ जाएगी, अर्थात वो ठंडी से तो बच जाएगा, लेकिन उसके पेट में लगी जो आग है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब जो भूख है उसके आगे जो शाल है और उसकी शोभा है वो कुछ भी नहीं है, या कुछ भी मायने नहीं रखती है। मी शाली इंकल्यावर 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतल्या बाबा। तो वो भिखारी ये कहता है कि इसीलिए मैंने वो जो 2 शालें हैं उन 2 शालों को बेच दिया, और उन बेचे हुए शालों से मुझे जो भी पैसे मिले उससे 2-3 दिन मैं पेट भर के खाना खा लिया। आमचा है असलं बिकट जीण, और हमारी जो ज़िंदगी है ऐसी ही कठिनाइयों से भरी हुई है, हमारी ज़िंदगी इसी प्रकार से कठिन होती है। तुझं लय उपकार आहेत बाबा, लेकिन तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ही उपकार है। शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। मतलब उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अगर किसी को सुशोभित होना है, सभ्य बनना है, तो उसके लिए शाल मायने रखता है। लेकिन अगर किसी को पेट में आग लगी हुई है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है, तो उसके लिए उसकी बेचैनी का कारण भोजन होता है, अन्न होता है, खाना होता है। मतलब जिसको शोभा चाहिए, सभ्यता चाहिए, उसके लिए मतलब शाल ये एक कारण हो सकता है, लेकिन जिसको ज़ोरों की भूख लगी है उसको उस शाल की कोई भी अहमियत नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसकी बेचैनी का कारण अन्न होता है, खाना होता है। भुकल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाल तरी द्याव्यात। मतलब लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो हमें उसे खाने के लिए अन्न, भोजन देना चाहिए। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है तो उसे हमें पानी देना चाहिए। अगर हमसे ये दोनों चीज़ भी नहीं होने वाली है तो उन अभागे व्यक्तियों को जो सम्मान का शाल है वो तो हमें देना ही चाहिए।